बेटा देखिए, इसमें जो असाइनमेंट आप लोगों के पास आया हुआ है उसको रिवाइज करें, ठीक है। फिर भी अगर कहीं डाउट आ रहा है तो मेरे पास भेज दें। चाहे कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो कॉन्सेप्ट भेज दें कि सर इस कॉन्सेप्ट में पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे अप्लाई हो रहा है, समझ नहीं आया। क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन भेजें, लेकिन मेहनत जरूर, बगैर मेहनत कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं आपको इसके सर्कल वाले जो कुछ एक कॉन्सेप्ट्स हैं, विशेष रूप से एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू सर्कल्स, कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट, रेडिकल एक्सिस क्या होता है, रेडिकल सेंटर क्या होता है, ये कुछ एक पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर देता हूँ। तो हम बात कर रहे थे लास्ट में, पॉइंट की पोजीशन हमने पता कर ली थी, लाइन की पोजीशन हमने पता कर ली थी, टेंजेंट्स के बारे में हमने पता कर लिया था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पॉइंट x1 y1, x1 y1 आपके पास कोई पॉइंट दिया हुआ है, सर्कल के ऊपर प्रेजेंट है, हिंट बताया था, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दें x x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस कर दें y y1 से, x को रिप्लेस करें x प्लस x1 बाई 2 और y को रिप्लेस करें y प्लस y1 बाई 2। और अगर कोई भी सेकंड डिग्री कर्व है ना, सेकंड डिग्री कर्व जिसमें x इंटू वाई वाली भी टर्म प्रेजेंट है, x इंटू वाई वाली भी टर्म प्रेजेंट है, तो उस केस में x इंटू वाई को रिप्लेस करना है x y1 प्लस x1 y अपॉन 2। सर्कल में नहीं मिलेगी, लेकिन डिफरेंस क्या है कि पॉइंट x1 y1 सर्कल के ऊपर प्रेजेंट है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगर आपको सर्कल के बाहर पॉइंट दिया हुआ है, यहां से टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, सर्कल दी हुई होगी, सेंटर मिल जाएगा, आप इस टेंजेंट का स्लोप m ले लेना, स्लोप m, इस टेंजेंट की इक्वेशन आ गई y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। मैं याद दिला रहा हूं आपको कि हमने सब कुछ 11th में किया था, अपने आप पढ़ोगे उसमें डबल प्रयास होंगे आपके, ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, मैंने याद दिला दिया तो आधे प्रयासों से काम चल जाएगा। कोई बाहर पॉइंट प्रेजेंट है, इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर हम टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, इस टेंजेंट की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पासिंग पॉइंट तो है टेंजेंट का, इस टेंजेंट का स्लोप m ले लिया, टेंजेंट आ गया y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। बाकी निकालना रह गया m कैसे निकालो, m निकालने के लिए आपको इसमें एक जो कंडीशन है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। सर्कल के सेंटर से लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टेंजेंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस टेंजेंट 1 फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस। ये एक लाइन है, सभी टर्म्स को एक तरफ लेना, सभी टर्म्स को, सेंटर आपको मिल जाएगा, रेडियस आपको मिल जाएगा, सर्कल के सेंटर से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के उसको r के इक्वल पुट कर देना, r के इक्वल, रेडियस के इक्वल, हमारे पास इक्वेशन अल्टीमेटली m में आ जाएगी। वहां से m की मुझे दो वैल्यूज मिलेगी, टू वैल्यूज। सर्कल के बाहर प्रेजेंट किसी पॉइंट से हम सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, उनकी इक्वेशन अलग अलग आएगी, उनकी लेंथ सेम आएगी। दूसरा टेंजेंट ये होगा, दूसरा टेंजेंट ये होगा। तो यहां से जब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के उसको रेडियस के इक्वल पुट करोगे तो मेरे पास m की दो वैल्यूज आएंगी, उन दोनों की हेल्प से वो m मैं यहाँ वापस पुट कर दूंगा, इन दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। एक स्लोप, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट प्रेजेंट है, गिवन स्लोप के मैक्सिमम कितने टेंजेंट आप ड्रा कर सकते हो, स्लोप आपको दिया हुआ है टेंजेंट का, तो उस गिवन स्लोप के साथ मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं, तो वो दोनों टेंजेंट, मान लो आपके पास ये कोई टेंजेंट है जिसका स्लोप 1 है,
कोई दूसरी ऐसी लाइन और हो सकती है, कोई दूसरा टेंजेंट हो सकता है जिसका स्लोप 1 ही हो? डेफिनेटली मैक्सिमम 2 होंगे, वो इस टेंजेंट के पैरेलल होगा और ये दोनों डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर मिलेंगे। ए बी जो है वो आपके पास इस सर्कल का क्या होगा? डायमीटर। सेम स्लोप के मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं? 2। एग्जैक्टली कहते हैं हम, एग्जैक्टली 2 टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं। इन दोनों लाइनों का स्लोप सेम होगा, लेकिन ये दोनों जो टेंजेंट हैं इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट किसी डायमीटर का एंड पॉइंट होगा, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। ये टेंजेंट आपके पास आ गया। इस टेंजेंट की लेंथ निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। सर्कल की इक्वेशन अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 दी हुई है, इस पॉइंट से जो मैं टेंजेंट ड्रा कर रहा हूँ अगर उसकी लेंथ pt है तो pt हमारे पास था x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c और सारे का स्क्वायर रूट, सारे का स्क्वायर रूट। एक और पॉइंट था इसमें, 2 टेंजेंट हमने ड्रा कर दिए, इन दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप सेंटर से ज्वाइन कर लो, क्वाड्रिलेटरल आएगी एक, पी टी सी और टी डैश साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है यानी कि यूनिक सर्कल पास होगी इन चारों पॉइंट से। ये केस होता है। इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करोगे, इट विल बी ए डायमीटर, ये डायमीटर होगा। ये जो साइक्लिक आपके पास इसके अंदर एक सर्कल आ गई, कौन कौन से पॉइंट से पास हो रही है? 2 तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, एक जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रा हुए थे वो पॉइंट है और दूसरा इस गिवन सर्कल का सेंटर है। इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करेगी। इतना एंगल अगर टोटली एंगल थीटा है तो θ/2 ऊपर है और θ/2 नीचे है। जितना एरिया इस ऊपर वाली ट्रायंगल का है उतना ही नीचे वाली का है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, यूनिक सर्कल पास हो रहा है जिसका डायमीटर होगा पीसी। उसके बाद आपको नंबर ऑफ टेंजेंट्स के बारे में बताया था। नंबर ऑफ टेंजेंट्स 2 टाइप के टेंजेंट होते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। मैक्सिमम टेंजेंट कितने ड्रा हो सकते हैं? 4। कब? जब दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस। नंबर ऑफ टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन। आपको 2 सर्कल दी हुई है, मैक्सिमम जो टेंजेंट ये हमारे पास है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और दूसरे होते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्या डिफरेंस है दोनों में? ट्रांसवर्स जो कॉमन टेंजेंट है वो लाइन ऑफ सेंटर को इन दोनों सेंटर्स के बीच में ही इंटरसेक्ट करेगा, लाइन ऑफ सेंटर। ट्रांसवर्स जो कॉमन टेंजेंट है वो लाइन ऑफ सेंटर को इसके बीच में क्या करेगा? कहीं ना कहीं कट करेगा। डायरेक्ट जो कॉमन टेंजेंट है वो इस लाइन ऑफ सेंटर को लाइन ऑफ सेंटर के बीच में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसका रेडियस थोड़ा सा कम ले लेंगे तो बाहर इंटरसेक्ट कर जाएंगे। दोनों जो टेंजेंट है वो बाहर इंटरसेक्ट कर देंगे। इस पॉइंट की और इस पॉइंट की खासियत है ये दोनों एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं। हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होते हैं? हार्मोनिक कॉन्जुगेट ये वाला जो पॉइंट P है, P डिवाइड्स C1 C2 इन द रेशियो R1:R2।
वो पॉइंट जहाँ पर ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस लाइन ऑफ सेंटर को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट इस सेगमेंट C1 C2 को लाइन ऑफ सेंटर के इस सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? इन द रेशियो ऑफ रेडियस इंटरनली। और ये वाला जो पॉइंट है, अगर इसको मैं Q कह रहा हूं, तो Q जो पॉइंट है वो C1 C2 को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? R1:R2 एक्सटर्नल। यहाँ जो रेशियो है वो कैसा होगा? एक्सटर्नल। नंबर ऑफ टेंजेंट्स मैक्सिमम 4 होते हैं। 2 सर्कल्स के ऊपर जो कॉमन टेंजेंट है उनकी मैक्सिमम संख्या 4। कब? C1 C2 दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा हो R1+R2 से। आ सकता है कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हो? 2 सर्कल दे दी, इन सर्कल्स के ऊपर मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट कितने ड्रा हो सकते हैं? आपको दोनों सर्कल्स का सेंटर निकालना है, उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, दोनों का रेडियस निकालना है। अगर C1 C2 ज़्यादा आ जाए R1+R2 से, 4 मैक्सिमम 4 से ज़्यादा कॉमन टेंजेंट ड्रा नहीं हो सकते। अगला केस, अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रही हैं, दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रही हैं, कंडीशन होगी सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस इन दोनों के रेडियस के सम के इक्वल। 3 टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं, 3। दोनों का सेंटर, दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस और दोनों का रेडियस निकालना पड़ेगा, तब जाके पहुंचेंगे किसी कंक्लूजन के ऊपर कि कितने टेंजेंट ड्रा हो रहे हैं, 1 2 3 4 या एक भी नहीं। तो अगर ये कंडीशन है तो 4, ये कंडीशन है तो कितना? ये हमारे पास क्या होगा? 3 टेंजेंट। 2 तो इसमें हो जाएंगे डायरेक्ट और एक हो जाएगा ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स ये टेंजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ टेंजेंट कितने हो गए? 3। इसी प्रकार आपके पास नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इसके अंदर ये हो सकती है, इसमें 2 डायरेक्ट टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं। C1 C2 R1+R2 था, इससे छोटा हो, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस R1+R2 से छोटी लेकिन R1-R2 के मॉडुलस से बड़ी, इससे बड़ा, ठीक है। उस केस में हमारे पास जो टेंजेंट होंगे केवल डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, कोई ट्रांसफर जो टेंजेंट है वो यहाँ ड्रा नहीं होगा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इसके अंदर हो सकती है कि सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रही हैं, दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस मॉडुलस ऑफ R1-R2, सब कुछ सेंटर और रेडियस से डिसाइड हो जाएगा। और पिछली बार मेरे को याद है इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 2 सर्कल्स के ऊपर कितने ड्रा हो सकते हैं, ये सारा सब कुछ हमारे पास था। टेंजेंट के बाद अगर नॉर्मल की इक्वेशन आपसे पूछ रहा है, नॉर्मल की इक्वेशन, चाहे पॉइंट्स सर्कल के ऊपर हो, अब x1 y1 पॉइंट के ऊपर जो नॉर्मल ड्रा हो रहा है उसकी इक्वेशन निकलवा रहा है, प्रत्येक नॉर्मल सेंटर से पास होगा, तो नॉर्मल का पासिंग पॉइंट तो हर हालत में सेंटर के कोऑर्डिनेट, ईच एंड एवरी ड्रॉन नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर, सेंटर इस नॉर्मल का पासिंग पॉइंट हो गया। अगर पॉइंट x1 y1 सर्कल के ऊपर दिया हुआ है तो 2 पॉइंट फॉर्म से नॉर्मल की इक्वेशन निकाल दो, 2 पॉइंट फॉर्म, टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली, उसका स्लोप निकालो, उसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल नॉर्मल का स्लोप हो गया, वहां से नॉर्मल की इक्वेशन। भले ही बाहर किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रा हो रहे हैं, उन टेंजेंट्स का स्लोप आ गया, नेगेटिव और रेसिप्रोकल नॉर्मल का स्लोप, नॉर्मल का पासिंग पॉइंट सेंटर होगा ही होगा, तो आप यहाँ से नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। एक डायरेक्ट केस था, x² + y² = a² है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो पॉइंट x1 y1 है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x(x1 + y(y1) = a², ये टेंजेंट आ गया। इसी टेंजेंट का पैरामीट्रिक फॉर्म, कोई भी सर्कल हो, अगर ये वाली सर्कल है, आर्बिट्रेरी पॉइंट अगर आप ले रहे हैं सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे a cos θ और a sin θ।
थीटा यहाँ पैरामीटर कहलाएगा। अगर आपको सर्कल के ऊपर एक से ज़्यादा पॉइंट्स लेने पड़े एक वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट में, आप उसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स यूज करें, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स में अगर मिक्स कराएंगे तो जितने पता है उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। बस जो मटेरियल आपको लास्ट ईयर दिया था अगर वो है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज मैं उनको स्कैन करके एक कॉपी आपके पास भेज दूंगा, शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो वो क्वेश्चंस निकालें और निकालने के बाद उसके जो डाउट्स हैं वो मेरे पास भेजें। कल का टाइम और है हमारे पास। इंडिविजुअल अगर मेरे को ऐसा लगा कि भाई हाँ ऐसा कोई विशेष कॉन्सेप्ट नहीं है कि हर बच्चे को बताना पड़े, तो मैं उसको नोटबुक में सॉल्व करके भेज दूंगा। और अगर सभी के लिए ज़रूरी हुआ तो मैं उसको कलेक्टिवली कल की क्लास में डिस्कस करूँगा। लेकिन बेटा पहले बता देता हूँ, प्लानिंग को हकीकत में बदलने के लिए ज़बरदस्त जी तोड़ मेहनत की ज़रूरत है। सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको हकीकत में बदलने के लिए दुगने जोश, उत्साह और जुनून के साथ मेहनत भी होनी चाहिए। मेहनत से सब कुछ हासिल हो सकता है, सब कुछ हासिल हो सकता है। केवल प्लानिंग करने से पार नहीं पड़ेगी। हाँ ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, करेंगे कब ये नहीं पता, कब करेंगे, फिर पार नहीं पड़ने वाला। लेंथ ऑफ द टेंजेंट का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। एक इसमें आपके पास आता है कोड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोड बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट। डायरेक्टर सर्कल के बारे में बता चुका हूं मैं। ऐसे पॉइंट्स का लोकस होता है सर्कल के बाहर जहां से अगर टेंजेंट ड्रा करोगे सर्कल के ऊपर तो वो टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और फॉर्मूला बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का जो डायरेक्टर सर्कल है उसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। डायरेक्टर सर्कल का रेडियस दी हुई सर्कल के रेडियस का √2 टाइम्स होगा, √2 टाइम्स। ये डायरेक्टर सर्कल है और ये आपके पास सर्कल है। इस सर्कल का डायरेक्टर सर्कल ये सारा का सारा रेडियस का स्क्वायर है। डायरेक्टर सर्कल के रेडियस का स्क्वायर 2a स्क्वायर, आर आ गया √2a। मतलब ये कॉन्सेप्ट सारे याद रह गए ना, तो हर हालत में जीत निश्चित है। और याद कब रहेंगे? जब उनको बार बार रिवाइज करोगे, बार बार रिवाइज करोगे। भाई किसी का नहीं देखना है कि मैं तो उनसे तो ठीक हूं जो क्लास में नहीं आ रहे, जो काम नहीं कर रहे। अगर आगे बढ़ना है जीवन में तो अपने से आगे वालों को देखो कि भी उनके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। और गड्ढे में गिरना है तो अपने से पीछे वालों को देखो कि मैं तो कम से कम इतने से तो आगे हूँ अभी से। फिर आगे नीचे वालों में से कुछ मेहनत करेंगे, आपने मेहनत करनी नहीं, आप तो ये देख रहे हैं कि भाई मैं तो इतने बच्चों से आगे हूँ, उनमें से कुछ और आगे निकल जाएंगे। तो पीछे अगर गर्त में जाना है, गड्ढे में जाना है तो अपने से पीछे वालों को देखो कि मेरे से पीछे कितने हैं। और जीवन में आगे बढ़ना है तो एक बच्चा भी आगे नहीं रहना चाहिए। भाई ऐसा क्या है इस बच्चे के पास जो मेरे पास नहीं है। मैं कोशिश तो करूँ कम से कम, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। डायरेक्टर सर्कल मैंने बता दिया। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट आपको बता दिया। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट सर्कल के बाहर से हम सर्कल के ऊपर प्रेजेंट किसी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा करते हैं। इन दोनों पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को जब मैं आपस में ज्वाइन करूंगा तो एक कोड आएगी। ये हमारे पास कोड ऑफ कांटेक्ट कहलाएगी। पॉइंट x1 y1, सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इस कोड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन x1 प्लस y1 इक्वल टू ए स्क्वायर। आप कहोगे टेंजेंट की इक्वेशन भी यही थी। डिफरेंस है, जहां टेंजेंट की इक्वेशन x1 प्लस y1 इक्वल टू ए स्क्वायर आ रही थी वो टेंजेंट सर्कल के ऊपर प्रेजेंट पॉइंट के ऊपर ड्रा हो रहा था। इन केस ऑफ टेंजेंट दिस x1 y1 पॉइंट प्रेजेंट ऑन सर्कल, इस पॉइंट x1 y1 के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन ये है। बट इन केस ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट दिस पॉइंट x1 y1 आउटसाइड द सर्कल। सर्कल के बाहर से अगर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, उन दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स को आप आपस में ज्वाइन करोगे तो इस सर्कल का एक कोड आएगा, वो कहलाएगा कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। इस कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन x1 प्लस y1 इक्वल टू ए स्क्वायर। एक इसमें पॉइंट होता है कोड बाइसेक्टेड
एट ए गिवन पॉइंट। मतलब सर्कल की वो कोड निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सर्कल दी हुई है। इस सर्कल की वो कोड निकालो जिसका मिड पॉइंट x1 y1 है। कोड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास यहां भी फॉर्मूला है। एक्चुअल में हमारे पास क्या होगा, जिस कोड की इक्वेशन आपको निकालनी है, जिस कोड की इक्वेशन निकालनी है उसका आपको मिड पॉइंट दिया होगा। मिड पॉइंट क्या मैकेनिज्म यूज हो रहा है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं इसमें, x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर इट इज इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। आप कहोगे स्क्वायर से स्क्वायर को कैंसिल क्यों नहीं कर दिया, एक नोटेशन दिया हुआ है, टेंजेंट की इक्वेशन है ये वाली। इस ए स्क्वायर को लेफ्ट में लेके आया इक्वल टू 0, तो इसको मैंने कह दिया t इक्वल टू 0। t स्टैंड्स फॉर टेंजेंट और t किसकी जगह लिया, x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर t बढ़ गई और राइट हैंड साइड आपके पास s1 का स्क्वायर। व्हाट इज s1, सर्कल की इक्वेशन में, सर्कल की इक्वेशन में आप x और y की जगह इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखोगे। आ कहाँ से रहा है, क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इस फॉर्मूले के लिए। सपोज ये कोड है जिसका मिड पॉइंट है ए बी, x1 y1, सेंटर से ज्वाइन कर दो, सेंटर से ज्वाइन कर दो। अगर यही सर्कल है मेरे पास तो ये सेंटर होगा 0 0। सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है, बाइसेक्ट भी करेगा, बाइसेक्ट करेगा। स्लोप निकालूंगा मैं यहाँ से, ये सेंटर सी, ये पॉइंट पी, स्लोप ऑफ सी पी y1 अपॉन x1, स्लोप ऑफ दिस कोड ए बी माइनस x1 y1। ये कोड इस x1 y1 पॉइंट से पास हो ही रही है, पासिंग पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, आप इक्वेशन निकाल दोगे, इक्वेशन निकाल दोगे, ठीक है, यहाँ से। और वो इक्वेशन ये आएगी आपके पास x1 प्लस y1 t इक्वल टू, हमारे पास क्या होगा, s1 आएगा, s1 स्क्वायर में t इक्वल टू s1, क्योंकि जो डिस्टेंस निकालने के लिए हम इसमें एक तरह से सिंबल यूज कर रहे थे। सर्कल के बाहर पॉइंट था, उस पॉइंट से हमने सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रा किया, उस टेंजेंट की लेंथ रूट s1 किसकी जगह यूज हो रहा था, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर 2gx1 2f(y1) और प्लस c, ये हमारा s1। जब मैंने सर्कल ये ले ली तो इसमें s1 क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है, फॉर्मूले भी डायरेक्ट याद रख लिए तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, हर हालत में क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। उसके बाद हम बात कर रहे थे कोड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट के बाद एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, कॉमन टेंजेंट्स के बारे में मैं बता चुका हूँ। लाइन ऑफ सेंटर्स को ये कॉमन टेंजेंट कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कैसे निकालें वो मैं बता चुका हूँ आपको। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू सर्कल्स, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो दिया हुआ है, इस पॉइंट के ऊपर दोनों सर्कल्स के ऊपर जो टेंजेंट ड्रा हो रहे हैं, उन टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। क्या कहेंगे इसको, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ये आपके पास यहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रा कर दिया इस पॉइंट पर, इस सर्कल के ऊपर,
और दूसरा टेंजेंट यहाँ ड्रा कर दिया। ये फर्स्ट सर्कल के ऊपर ड्रान टेंजेंट है, ये सेकंड सर्कल के ऊपर ड्रान टेंजेंट है। इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? ये एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है cos 180 माइनस थीटा r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन में 2r1 r2, ये फॉर्मूला। ठीक है, इस केस में जो थीटा एंगल आपके पास है वो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है। कहां से आ रहा है फॉर्मूला? कोसाइन फॉर्मूला यूज हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री का। इस पॉइंट को पहली सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दो, इस पॉइंट को दूसरी सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दो। ये हमारे पास C1 है, सपोज ये C2 है। दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस टू G1x 2F1y और C1 इक्वल टू 0। दूसरी सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2G2x 2F2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये दो सर्कल्स हैं। इसका सेंटर माइनस G1F1 माइनस F1, इसका सेंटर माइनस G2 माइनस F2, इसका रेडियस पहली सर्कल का R1 G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1, R2 G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। ये आपके पास है R1, दिस इज R2। मैंने इन दोनों के सेंटर्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। ये जो एंगल है ना, ये एंगल देखो मैंने कहां से कहां तक ले लिया। ये एंगल 90 है क्योंकि ये टेंजेंट है, ये बड़ा तो टेंजेंट है और ये रेडियस है। इसी प्रकार ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये एंगल भी 90 हो गया। इन दोनों एंगल्स का सम 90, यहाँ पर 90, यहाँ पर 180, तो इसका थीटा का और ये टोटल एंगल देखो यहां से लेकर यहां तक ये एंगल, इसको मैंने अल्फा कह दिया। थीटा प्लस अल्फा 180 बच गया। थोड़ा सा ध्यान से देखें इसके अंदर अल्फा एंगल कौन सा है? दो रेडियई, रेडियस ये R1 ये R2, इन दोनों रेडियस के बीच का जो एंगल है वो हमारे पास अल्फा लिया है मैंने, और दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल ये वाला है, ये भी एंगल थीटा। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, क्योंकि ये दोनों एंगल 90, ये 90, ये 90, 180, तो इन दोनों का सम भी 180 बच गया। कौन कौन सा? एक थीटा और एक अल्फा, वही लिखा मैंने, थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 180। ट्राइंगल मैंने ले ली, इस पॉइंट को मैंने कह दिया सपोज P कह दिया। ट्राइंगल मेरे पास है PC1 C2, P ये वाला पॉइंट C1 C2। इस केस में ये वाला एंगल निकालना है, cos A इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, वो फॉर्मूला। तो ये वाला एंगल, इस एंगल को बढ़ाने वाली साइड R1 एक R2, तो यहाँ से cos अल्फा जो फॉर्मूला आ रहा है अल्फा, वो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। व्हाट इज d स्क्वायर? डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स, अपॉन में 2r1 r2। लेकिन मुझे अल्फा नहीं निकालना, मुझे निकालना तो थीटा है। यहाँ से अल्फा को रिप्लेस कर दो, अल्फा को रिप्लेस करूंगा तो आपके पास ये फॉर्मूला मिलेगा। दोनों सर्कल दी हुई है, दोनों सर्कल दी हुई है, वहां से रेडियस मिल जाएगा दोनों का, दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस मिल जाएगी। फॉर्मूला आपके पास है, उस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। एक मेन पॉइंट, इफ द टू सर्कल्स कट ऑर्थोगोनली, इफ the two circles intersect orthogonally, this angle of intersection will be 90 डिग्री। अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर कट कर रही हैं तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आपका 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री आने का मतलब इस फॉर्मूले में थीटा को आप 90 रखोगे
यहाँ cos 90 बच जाएगा, cos 90 0, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 0। व्हाट इज r1? ये r1 स्क्वायर यहाँ से निकाल लेना, r2 स्क्वायर यहाँ से निकाल लेना, और r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर, ये आपके पास कंडीशन होती है। पूछ लेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। दोनों के रेडियस के स्क्वायर का सम, दोनों के रेडियस के स्क्वायर का सम उन दोनों के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। इसका मतलब इन दिस केस दिस ट्राइंगल पी C1 C2 राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो टेंजेंट आपके पास थे वो एक्चुअल में इस R1 और R2 के अलॉन्ग मिलेगा। और जब आप इनकी वैल्यूज यहाँ पुट करोगे G1 F1 C1 C2 G2 F2 के रूप में, तो ये जो कंडीशन ड्राइव होके आएगी वो कंडीशन आपके पास है 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C। कंडीशन याद है, सीधा कंडीशन से रिलेटेड फॉर्मूला पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, कंडीशन अप्लाई करनी बस। किसी एक सर्कल में अननोन दे देगा, अल्फा लैम्डा पी क्यू कुछ भी दे देगा, आपसे कहेगा पी की वैल्यू निकालो, जिससे दोनों सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रही है। ऑर्थोगोनली कट करने का मतलब क्या है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर आपको सर्कल जर्नल फॉर्म में दी हुई है तो इन फॉर्म्स में दी हुई है, इनसे कंपेयर करें, G1 G2 F1 F2 C1 C2 की वैल्यू निकाल के पुट करते हैं यहाँ पर, जो अननोन है वो अपने आप आ जाएगा। अगर सेंट्रल फॉर्म में दी हुई है इक्वेशन, सेंट्रल फॉर्म में रेडियस दिया हुआ है दोनों का और उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस दी हुई है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास है, ये हमारे पास है। ठीक है, तो ये आपके पास होगी कंडीशन फॉर द टू सर्कल्स टू इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। इसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है कॉमन कोड, कॉमन कोड ऑफ द टू सर्कल्स। दो सर्कल्स का जो कॉमन कोड है उसकी इक्वेशन, कॉमन कोड और रेडिकल एक्सिस, बस दो ही पॉइंट बचे हैं, कॉमन कोड, रेडिकल एक्सिस और रेडिकल सेंटर। कॉमन कोड आपके पास क्या होगी, कैसे निकालेंगे उसके अंदर, कॉमन कोड ऑफ द टू सर्कल्स इफ द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट। अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और उनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ए और बी है, तो ए और बी से पास होने वाली जो कोड है वो कॉमन कोड कहलाएगी। ए और बी से पास होने वाली जो कोड है उसको मैं क्या कहूंगा, कॉमन कोड। इस कॉमन कोड की इक्वेशन कैसे निकले, अगर याद हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G1x 2F1y प्लस C1 इक्वल टू 0 फर्स्ट सर्कल है, G2x प्लस 2F2y प्लस C2 इक्वल टू 0 ये सेकेंड सर्कल है। इसको मैंने कह दिया S, इसको मैंने कह दिया S डैश। X और Y में दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इन दोनों को सोल्व करके आपको X और Y निकालना है। जो X और Y इन दोनों को सोल्व करके आएगा वो X और Y इस पॉइंट A और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट होंगे, वो X और Y पॉइंट A और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इन दोनों सर्कल्स को, फॉर्मूला भी यही है, कॉमन कोड की इक्वेशन S माइनस S डैश इक्वल टू 0, आपस में घटा दो इनको, घटाते क्या बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ G1 माइनस G2 इंटू एक्स, 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F2 इंटू वाई प्लस C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन X और Y में लीनियर इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन हमारे पास X और Y में कैसी इक्वेशन आ गई, लीनियर इक्वेशन। और इस लीनियर इक्वेशन को, स्ट्रेट लाइन को कौन सेटिस्फाई करेगा, दोनों सर्कल्स के कॉमन पॉइंट।
दोनों सर्कल्स के कॉमन पॉइंट कितने हैं? 2। आप कहोगे ऐसा क्यों? इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई को इन दोनों सर्कल्स के कॉमन पॉइंट ही सेटिस्फाई क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो इक्वेशन मेरे पास आई है वो इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से आई है जब मैंने इनको घटाया है। क्या करें इसको? सब्ट्रैक्ट।